हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी और एएलपी से संबंधित ये क्लासेस, जिसमें आपको रीजनिंग के बेहतरीन प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे ही प्रश्न जिस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, आज इट इज PYQs, आपको हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं अपने इन प्रश्नों पर। होमवर्क के पीछे अभी आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आपकी क्लासेस कल भी आपको संडे को मिल जाएगी, आप वीडियोज में देख लिया करिएगा। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं, सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जहां भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सभी लोग आ जाएं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और हाँ, ये जो क्लास है आपको संडे को भी मिलेगी। हाँ, आपको वीडियोस में जा करके आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप प्लीज़ क्लास देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। क्योंकि जिंदगी की जो तपिश, जो संघर्ष है, यही आपको मूल्यवान बनाता है। संघर्ष ही आपको जीवन जीने का सलीका सिखाता है। और वो सुना ही होगा आपने कि भुट्टा ऐसे तो 2 रुपए मिल जाता है ना, 2 रुपए 3 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अगर उसको आग में तपा दिया जाए तो वही भुट्टा फिर आपका 20 रुपए का हो जाता है। तो जिंदगी, उसको भी उसकी तपिश, वो तपा, तब जाकर के उसकी कीमत बढ़ गई। तो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए आपको भी तपना होगा, आग में नहीं, संघर्ष की आग में। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। होमवर्क वगैरह का जो क्वेश्चन है वो आपको हम करा देंगे मंडे को, ठीक है। तो अभी हम लोग होमवर्क के पीछे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लस को मल्टीप्लाई वगैरह 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 दर्शाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर आपको कुछ टाइमर देंगे, लाइक 20 सेकेंड 30 सेकेंड, है ना। 20 सेकेंड के अंदर ये प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। एटलीस्ट 20 सेकेंड में आप सब लोग देख पाएंगे। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, जितने लोग अभी जुड़ रहे होंगे, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। नमस्कार बच्चा, नमस्कार। क्लास कब हुई, क्लास कब नहीं हुई, इसका टेंशन चलिए। तो 20 सेकेंड कंप्लीट हुए। एटलीस्ट 20 सेकेंड में सॉल्व नहीं हुआ पर आपने देखा तो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। किसको डिवाइड में कन्वर्ट कर रहा है, पहले उसे पकड़ो। मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट कर रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर रहा है, यानी ये विभाजित हो जाएगा। तो 10/5 का मतलब 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई को पकड़ो, मतलब किसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। तो कहाँ है भैया, ये है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है, यानी 12 छंग 72 नहीं होता है, 78 होता है। 1 मिनट, 72 ही होता है। 12 छंग 72 ही होता है बेटा, ठीक है। बस, तो अब आगे क्या है, माइनस को और मल्टीप्लाई डिवाइड को दर्शाता है। नहीं ना ना, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो देखो क्या है यहाँ पर, प्लस मल्टीप्लाई को डिवाइड प्लस को दर्शाता है, माइनस डिवाइड को। चलो अच्छा, शुरू से करते हैं। प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, डिवाइड प्लस को दर्शाता है। खांसी आ रही थी तो हमने फोकस नहीं हो पाए। मल्टीप्लाई माइनस को दर्शाता है और माइनस डिवाइड को, है ना, माइनस डिवाइड को। ये है बेटा। नहीं तो इससे पहले अगर अच्छा हुआ खांसी आ गई, क्योंकि अगर खांसी ना आती तो शायद हम ध्यान भी ना दे पाते। तो पता चला माइनस जो है, माइनस डिवाइड को दर्शाता है। माइनस रिप्रेजेंट्स डिवाइड, है ना, तो ये डिवाइड है। डिवाइड रिप्रेजेंट्स, डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को। मल्टीप्लाई को कौन दर्शा रहा है, प्लस। और प्लस मल्टीप्लाई को दर्शा, मल्टीप्लाई माइनस को। तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 का मतलब हो गया 3, और 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 माइनस 5 प्लस का 12। तो 12 में से 5 जाएगा 7, और 30 और 7 37। तो जिनका भी आंसर बी आया हुआ है करेक्ट है। ठीक, तो 12 + 30 - 5, तो 12 में से 5 गया 7, और 30 7 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं इसी के साथ। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक छोटा सा प्रश्न, ये मत सोचो कि ये क्लास कब हो गई वगैरह वगैरह, आपके क्लास कंटिन्यू आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स आ गए हैं, आपका एएलपी का एग्जाम लगा हुआ है। तो उसी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं कि भैया ये भी क्वेश्चन देखते जाओ जाते जाते। तो इनमें से कोई एक है, विषम है। 10 सेकेंड और आपके पास है, जल्दी से बताओ कौन सा उसमें से विषम हो सकता है। लो भाई, प्रश्न हो गया, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, देखते ही सॉल्व हो गया। तो आंसर आ जाना चाहिए।
देखा जाए। चलो 30 सेकेंड हुए समाप्त। अगर इस प्रश्न को हम लोग देखें तो प्लेस वैल्यू लिखो 8, 10, 12, ये है 16, 18, 20, ये है 22, 20, 18, है ना, और ये है 21, 23 और 25। तो आप क्या आंसर लगा दोगे? ये। क्यों? क्योंकि सब में संख्या बढ़ रही है, यहाँ संख्या बढ़ के घट रही है ना। कैसे बढ़ रही? 8, 2, 10, 2, 12, 16, 2, 18, 2, 20, 21, 2, 23, 2, 25, लेकिन यहाँ संख्या 2, 2, 2, 2 घट रही है और इसलिए आंसर सी हो जाएगा। चलो इसी के साथ वंस अगेन सभी का स्वागत है। तो अब सभी लोग जुड़ चुके होंगे, सभी का स्वागत, नमस्कार बच्चा। और आ जाओ यहाँ पर अगला प्रश्न, वह चुनिए जो बाकी से अलग है। पिता, बेटा, सास और भाई में से कौन सा अलग है? कुछ भी नहीं दिया, रिलेशन उठा करके दे दिए गए। कौन सा रिलेशन अलग है? पिता अलग है, बेटा अलग है, सास अलग है, भाई अलग है। नहीं, ब्लड रिलेशन उठा करके दे दिया आपका एनालॉजी, सॉरी क्लासिफिकेशन में। क्या लगा दे आंसर? सोचो आंसर, पिता, बेटा, सास या भाई? भाई लगा दे, क्योंकि पिता, बेटा, सास अलग अलग जनरेशन में। पिता, बेटा, सास सब अलग अलग जनरेशन के नहीं। 30 सेकेंड हो गए हैं। आंसर हो जाएगा सास, क्योंकि जिनका सास आंसर आया है करेक्ट है, क्योंकि मदर इन लॉ जो है वो फीमेल है, बाकी सब मेल हैं। तो आंसर हो जाएगा सास। इसी के साथ हाँ, अब देखो कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा ही जाएगा ALP में, तो कोडेड ब्लड रिलेशन के लिए तैयार रहना, अच्छे से लगा लेना, ठीक है। जिसमें कह रहा है कि का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? चलो बताओ इसका क्या अर्थ है। टाइमर आपके सामने है, 10 सेकेंड और देखा जाए। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हुआ टाइम समाप्त। तो कोडेड ब्लड रिलेशन देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले। तो हमसे कह रहा है डॉलर, डॉलर का अर्थ हमको क्या दे रहा है? पति, यानी कि P पति है Q का, P पति है Q का, है ना। डॉलर का अर्थ पति तो है। स्टार, स्टार का अर्थ हमको क्या दे रहा है? माता, यानी Q माता है R की, ठीक है। और फिर कह रहा है क्या? हैश, हैश का अर्थ हमको क्या दिया हुआ है? भाई, R भाई हो जाएगा किसका? S का। तो हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा अर्थ निकल के आ रहा है? PS का पिता है, हाँ ऑब्वियसली, न हैश का अर्थ क्या है? भाई है, RS का भाई है। अगर RS का भाई है तो ऑब्वियस ही बात है PS का पिता होगा। पहला निकल के आ रहा है। PS का साला नहीं है, गलत। PS का पुत्र नहीं है, PS का भाई नहीं है। भाई के लिए P और S को सेम जनरेशन में होना चाहिए था। अगर PS का पुत्र होता तो P नीचे होता, क्योंकि माता पिता ऊपर होते हैं। तो ये माता पिता ये है, संतान नीचे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? PS का पिता है। हाँ भाई हाँ, यही निकल के आ रहा है आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा इसी के साथ। ये है हमारा वेन डायग्राम। 3 परीक्षाएं अर्थात अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिखाई गई है। 3 परीक्षाओं में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हैं? चलो बताओ। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिखाई गई है यहाँ पर वेन डायग्राम में। तीनों परीक्षाओं में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हैं? यहाँ कुछ आधा अधूरा लग रहा है क्या? हमें दिया गया वेन आरेख 3 अंग्रेजी विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाता है। कितने तीनों परीक्षाओं में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल दी 3 एग्जाम्स? तो ये तो सारे पास्ड कैंडिडेट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुछ तो बताते। अच्छा थोड़ा सा रुकेंगे इस प्रश्न में, क्योंकि अच्छा टाइमर तो हमने दिया ही नहीं था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुछ तो, भाई तीनों परीक्षाओं में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हैं? ये सारे के सारे उत्तीर्ण हैं, पास्ड है, साफ बता रहा है ना। अगर आपको डेटा साफ नहीं दिख रहा है तो हम इंग्लिश में यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये इंग्लिश का है बेटा, ये वाला सेक्शन साइंस का है, इन केस अगर नहीं दिख रहा है तो, और ये वाला सेक्शन मैथ्स का है। जहाँ पे ये 9 है, ये 5, ये 6, ये 3, ये 11, ये 8 और ये 15 हमको दिया गया है, राइट। ये सर्कल तो दिख ही रहा होगा, सर्कल में दिक्कत किसी को नहीं होगी, फिर भी हमने बना दिया, फिर भी हमने सर्कल बना दिया। कह रहा है इसमें अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी 6 तीनों में पास है, 15 केवल इंग्लिश में पास, 11 केवल साइंस में पास है, 8 ऐसे जो इंग्लिश और साइंस दोनों में पास हैं, 9 ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हैं, है ना। 5 ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स में, 3 ऐसे हैं जो साइंस और मैथ्स में पास हैं। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं?
यार ये बताने के लिए या तो हम आंसर लगा दे 9 6 3 9 6 3 12, क्योंकि 12 ऑप्शन में है, यहाँ पर दिख ही नहीं रहे। 3 हमको दिख रहा है साइंस और मैथ्स में, 9 हमको दिख रहा है केवल मैथ्स में, 6 हमको दिख रहा है इंग्लिश और साइंस में। तो इस बेस पर अगर वेन डायग्राम को समझे तो इसका मतलब ये 12 नंबर जो है ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है और किसी को जोड़ के 12 हो भी नहीं पाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। लेकिन अगर ये जुड़ेगा तो ये केवल क्यों जुड़ेगा, फिर तो वो भी ऊपर वाला भी, ठीक है, तो नहीं, इसको नहीं लेंगे बेटा, रुक जाना। नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है कारें अधिक सस्ती होती जाती हैं। निष्कर्ष, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ कारें अब एक पीढ़ी पहले की तुलना में सस्ती हैं और कारें इतनी अधिक हो जाएंगी कि भविष्य में कोई भी तकनीकी यातायात की समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। ये क्या मतलब है? एज इनकम इंक्रीज कार्स बिकम मोर अफोर्डेबल। एज इनकम इंक्रीज यानी कि जैसे ही इनकम इंक्रीज हो जाएगी कारें खरीदना आसान हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, पैसा अचक करके आ जाएगा तो कोई भी कार खरीद लेगा। तो कह रहा है कि विथ ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कार्स आर नाउ चीपर देन दे वर अ जनरेशन अगो। कंपैरिजन कर रहा है यार निष्कर्ष में, खुद समझो। कह रहा है जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है कारें अधिक सस्ती होती जाती हैं। ये जो सही ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, इसका सही ट्रांसलेशन अगर आप इस पर जाओगे तो एज इनकम इंक्रीज कार्स बिकम मोर अफोर्डेबल। कार सस्ती हो जाती है मतलब कार खरीदना उनके लिए आसान हो जाता है, ठीक है, होती जाती है यानी कार अधिक अफोर्डेबल हो जाती हैं, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, एक तरह से ये समझ लो। तो ये सही ट्रांसलेट एज टू एज नहीं हो पाया है, इंग्लिश का ट्रांसलेट इस तरह से ले लिया है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है जब क्रोम वगैरह से ऐसा हम लोग ट्रांसलेटर के थ्रू करते हैं। तो प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ, यहाँ तक समझ में आया, कारें अब एक पीढ़ी की पहली तुलना में सस्ती हैं। ये तो कह रहा है जब आय बढ़ती है तब कारें अधिक सस्ती हो जाती हैं, यानी कि कारें आपके लिए अफोर्ड करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ, चलो यहाँ तक समझ में आया। कारें अब एक पीढ़ी पहले की तुलना में सस्ती, पहले क्या था क्या नहीं था कैसे पता यार, अफोर्ड करना आसान हो गया है, कार महंगी हो गई सस्ती हो गई क्या मतलब है, गलत। और कारें इतनी अधिक हो जाएंगी कि भविष्य की कोई भी तकनीक आती, ये तो भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य हम कैसे बता सकते हैं, ना तो पहला ना तो दूसरा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। एक डाकिया डाकघर से साइकिल चलाकर 13 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर के 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कह रहा है अब अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ हैं, तो उत्तर पुत्तर वाला केस लगा दो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पुत्तर वाला केस लगा दो फटाक से, देखा जाए। सॉल्व किया जाए। चलो क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर जाता है 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर अपने बाएं मुड़कर, बायां इधर जाएगा 5 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में किस दिशा और दूरी पर है, दिशा और दूरी देखो, नॉर्थ से साउथ कट जाएगा, 8 5 13 13 पूरा कट गया, उत्तर और दक्षिण पूरी तरह से कट गया, यानी आंसर पूरब या पश्चिमी है, ऑप्शन में भी वही दिया है। तो पूरब और पश्चिम आपस में काटेंगे, 10 में से 2 गया बचा 8, 10 में से 2 जाएगा बेटा 8 बचेगा, 8 पश्चिम का बच रहा है, यानी 8 किलोमीटर पश्चिम जिन्होंने आंसर लगाया है उनका आंसर करेक्ट है, 8 किलोमीटर पश्चिम। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। कह रहा सभी झंडे बैनर हैं, कुछ झंडे प्रतीक हैं और उस पर हमें 3 निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। आ जाओ डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, देखा जाए। सभी झंडे बैनर हैं, कुछ झंडे प्रतीक हैं, ये 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। अब इसमें से क्या लगता है, तीनों में से कौन सा निष्कर्ष लगा दे, 1 2 3, सोचो जल्दी से, देखा जाए। चलो
कुछ प्रतीक बैनर हैं। क्या कुछ प्रतीक बैनर में कुछ का केस दिख रहा है? बोलोगे हाँ दिख रहा है। पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। कह रहा है सभी बैनर प्रतीक है, सभी बैनर प्रतीक में तो नहीं है, और कोई प्रतीक बैनर नहीं, सभी बैनर प्रतीक गलत, और केवल पहला फॉलो कर रहा है। लो भाई, तो आंसर होगा केवल पहला। क्यों? क्योंकि पहला तो सही, जब कह रहा है सभी बैनर प्रतीक, तो सारा बैनर प्रतीक में नहीं है, केवल कुछ का केस है, और ये नेगेटिव है इसलिए गलत। या तो का केस भी नहीं लगेगा, और ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम या तो सोचे क्यों, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आपका इंग्लिश में है, एक बार देखना चाहें तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो। कविता छंद पुस्तक क्या? अलंकार को कविता की आभूषण कहा जाता है। अलंकार को आभूषण कहा जाता है, कविता का, गद्य का, पद्य का, सॉरी, है ना। तो अलंकार आभूषण है। तो छंद क्या है? छंद कविता की आत्मा कही जाती है। तो छंद हमें कविताओं में मिलते हैं। छंद कहाँ मिलते हैं? घर पे तो मिलते नहीं हैं, कविताओं में मिलते हैं। उसी प्रकार से पुस्तक में क्या मिलता है? भाषा, कहानी, पृष्ठ या मुद्रण पृष्ठ मिलते हैं। अब बोलो मैम भाषा मिलती है। भाषा, तो भाषा कौन सी भाषा? उसमें भाषा लिखी जाती है, तो क्या उसमें पिक्चर नहीं होती है? कभी कभी आप देखोगे केवल पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स की अगर बुक वगैरह आ जाती हैं, मैगजीन्स वगैरह, तो भाषा नहीं होती हैं, पेजेस होते हैं पुस्तक में। उसी प्रकार छंद होते हैं कविता में, है ना। बिना पेज के उसमें लैंग्वेज कहाँ लिख पाओगे? बिना छंद के कविता नहीं हो पाएगी। चलो, ये आ गया बेहतरीन प्रश्न। सोचो यहाँ पर क्या हो सकता है। ये आ गया हम लोगों का बेहतरीन प्रश्न। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। पहले सोचो क्या होना चाहिए। क्या लगा दें यहाँ पर? देखो आंसर आप लोगों ने करना शुरू किया है, या जो भी आंसर लगा रहे हैं ध्यान देना। ए अगर हम मान लो रख देते हैं, मान लो, हालांकि रखेंगे नहीं पर देख लो 3, 4, 5 सी, तो लो भाई हो गया काम। कैसे? 1 2 3 4 5 6 हो गया काम। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये देखो ए है, ए के बाद एक्स है, के बाद बीबी, क्या ये होना चाहिए था? बीबी, फिर डबल वाई, फिर ट्रिपल सी, फिर ट्रिपल जेड। 1 2 3 4 5 6 तो बन गया, है ना। अगर लेकिन हम देखो 3A 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 और 4, ज़रा इस पर ध्यान दो। 3A 4 हमको 3 बार दिया गया है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। जैसे 3 फिर A फिर 4, अगर हम ये रखते हैं तो 132XA 134A। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये तो कंडीशन कहीं पे नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो बनेगा ही भैया। 3A4 मान लो हमने बना भी दिया, 3A4 के बाद 5 और B है। 132 तो Y नहीं, 132 24, 13 दूना के 26, 2 दूनी 4, 132 2 दूनी 4, ठीक है। 25 5 का स्क्वायर, तो B, 5 के बाद हम C रखे तो 3 3 9, 27,
नहीं 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 नहीं, तो ये 5C 5B 5 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है कि 3A 4 अगर हम रखें, क्योंकि 1 2 3 4 5 का कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। फिर XAB का रूल अगर हम भूल जाएं, हम ये वाला उठा के रख दें, A रख देते हैं, फिर 3 रख देते हैं, फिर 4 रख देते हैं, फिर 5 और फिर C। तो देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, A फिर B फिर C और X Y Z। फॉर्मूला देखना, A फिर B फिर C है ना, ये X फिर Y फिर Z। एक बार X, 2 बार Y, 3 बार Z, एक बार A, 2 बार B, 3 बार C। कुछ समझ में आया? एकदम डिफरेंट था लॉजिक। कैसा था? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर A है, यहाँ पर B 2 बार है और फिर C आया है 3 बार, है ना। और फिर ध्यान देना, आपका यहाँ पर X से उल्टा गए Y 2 बार है, से उल्टा गए Z 3 बार है। ये वाला कॉन्सेप्ट है बच्चा, और इसलिए आंसर A होगा जो पहले रखा था। लेकिन क्योंकि ये लॉजिक कई बार लगता है, 99% ये लॉजिक लगता है कि 3A4 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 दिया है तो इससे कोई पेयर बन जाए, ये 99.9% ये रूल लगता है ना, नहीं 99%। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार इसको भी उठा के देख ले कि कौन सा पेयर बन रहा है। तो पता चला यहाँ तो BCD से कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। अगर ये नियम कानून अप्लाई करते हैं तो नहीं, तो ये हमारा पेयर बन के रेडी हो गया है गिनती रखते ही। और चलो 5 दूनी 10, ये तो प्रश्न इस तरह का हम लोगों ने कल किया है, आसान सा प्रश्न है ना। कल हम लोगों ने इसी तरह का प्रश्न किया था, अगर आपको याद हो, फटाक से आपने आंसर कर दिया था कि मैम 37 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 5 10 7 17 9 26, फिर अगली बार 11। तो इस पे हमें वक्त नहीं लगाएंगे, कल हम लोग कर चुके हैं, इस पर आ जाते हैं। अच्छा ये भी तो कर चुके हैं यार, वेल नो इशू। 2 क्वेश्चन केवल लास्ट के रिपीट हो गए हैं हाँ केवल 2 क्वेश्चन केवल 2 क्वेश्चन लास्ट के बच्चा रिपीट हो गए हैं। आ जाओ फटाक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना डियर। तो हमसे कह रहा है यहाँ पर कि ब्लैक के विपरीत, ब्लैक कहाँ पर है? बोलोगे कि मैम ब्लैक हमको दिख रहा है यहाँ पर, ब्लैक के साथ पिंक और येलो, ब्लैक के साथ ब्लू और येलो, ब्लू और येलो यहाँ भी है, ब्लू और येलो यहाँ भी है, तो रेस्ट ऑफ सरफेसेस एक दूसरे का अपोजिट। तो ब्लैक के विपरीत कौन सा आ जाएगा? बोलोगे मैम ऑरेंज आएगा, यही ना बोलोगे? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ, ये है समानता को पूर्ण कीजिए। सोचो क्या हो सकता है? स्क्वायर वगैरह करें, लाइक अगर हम कहें 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो 7 7 49 प्लस 2, लो भाई 51 मिल गया। क्या बात है, 3 3 9 2 11, 7 7 49 50 51, कुछ भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं तो इजी भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा, सोच समझ के प्रश्न करना। कुछ राजा रानियां, सभी रानियां सुंदर। अच्छा, कुछ राजा रानियां, अब ये आपको ये प्रश्न ना, रानियां और सभी रानियां क्या हैं? सुंदर। ठीक है, तो कह रहा है सभी राजा सुंदर हैं। नहीं बेटा, कुछ ही राजा सुंदर में हमको देखने को मिल रहा है, कुछ का केस मिल रहा है, ऑल का केस नहीं मिल रहा है। पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अच्छा, कह रहा है सभी रानियां राजा हैं, नहीं कुछ ही रानी राजा हैं, दूसरा भी गलत, पहला गलत दूसरा गलत। तो हम आंसर क्या लगा देंगे? ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ, ये था इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारी ये है, इक्वेशन पे ध्यान देना। चलो जो भी टाइम लेना है टाइम लीजिए और आराम से प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 20 गुणे 8, गुणे का अर्थ योग के लिए गुणा। अब यहाँ पे देखो कैसे हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में, इफ मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, साइन नहीं दिया है ना, तो कैसे करा जाए? आ जाओ देख लेते हैं। डिवाइड को पकड़ो, देखो माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 8/4 का मतलब 2 है ना। यहाँ पे आ जाओ, 8/4 का मतलब 2 हो जाएगा। फिर योग के लिए गुणा, ये गुणा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा कट के, ठीक।
डिवाइड गुणे के लिए अच्छा ठीक है, योग के लिए घटाना, घटाने के लिए डिवाइड, ये है घटाने के लिए डिवाइड। तो 4 दूनी 8 और योग के लिए गुणा, तो फिर 4 दूनी 8 अगेन हो जाएगा, है ना। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरी कट के 4, चलो क्यों नहीं रहा है, ये वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी कट के 4 आ जाएगी। ठीक, अब आगे हमसे क्या कह रहा है, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया है, माइनस हो चुका है, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, ये एडिशन है और ऑब्वियस से बात है बचा हुआ अब माइनस ही होगा, तो 20 और ये माइनस ही होगा, तो 20 8 28 में से 4 जाएगा 24 आ जाएगा, है ना। 20 8 28 में से 4 जाएगा 24 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन फिर से बना लेते हैं, 20 + 8 - 8 बटे 4 गुणे 2, ठीक है। तो 20 8 28 में से 4 जाएगा 24। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, कौन कह रहा है, अनीता। अनीता कह रही है तो इसका मतलब जो बोल रहा होगा वो हम खुद होंगे। अगर अनीता कह रही तो हम अनीता हैं, हम कह रहे हैं क्या, फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसकी माँ की पुत्री यानी उसकी बहन, उसकी मम्मी की पुत्री यानी उसकी बहन, है ना, उसकी बहन मेरी माँ है। उस व्यक्ति की बहन अगर मेरी माँ है तो वो व्यक्ति मेरा मामा, तो वो मैं उसकी क्या लगूंगी, भतीजा या भतीजी, भांजा या भांजी। तो मैं अनीता हूँ, फीमेल हूँ, तो यानी भतीजी। अब यहाँ पे 2 सीन निकल के आएगा। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अगर बोल रहा है तो इसको हम एज अ मेल ही मान के चलेंगे, ठीक है। और फिर वो भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, अदरवाइज माँ भी हो सकता, अदरवाइज माँ, कि फोटोग्राफ की ओर देख करके अनीता कह रही है, तो फोटोग्राफ में क्या पता वो लड़की हो फोटोग्राफ में, तो उसकी माँ की पुत्री यानी उस फोटोग्राफ की माँ की पुत्री जो है मेरी माँ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरी माँ हो जाती, है ना। तो 2 आंसर देखने को मिल जाता फिर हमें। दीपक का परिचय कराते हुए राजू ने कहा, कौन कह रहा है, राजू। तो अब हम राजू हैं और हम कह रहे हैं, राजू ने कहा यानी हम राजू हैं और हम कह रहे हैं कि वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादा, यानी मेरे दादा की सुपुत्री, मेरे दादा की सुपुत्री या पुत्री यानी मेरी बुआ के पति हैं। वह मेरे बुआ के पति हैं, तो मेरे बुआ के पति मेरे क्या लगे, फूफा लगे। वह मेरे पिता के पिता की सुपुत्री यानी कि बुआ के पति हैं, तो दीपक मेरे अंकल लगे, सन इन लॉ। राजू का दीपक से कैसे संबंध है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ और चेंज है, देखना ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ब्रदर इन लॉ देखो हमको दिया गया है, साफ देखना। दीपक का परिचय कराते हुए राजू ने कहा कि वह मेरे पिता के पिता की पुत्री के पति हैं, तो दीपक तो अंकल हुए ना बेटा राजू के, इसका मतलब ऑप्शन में हेर फेर हुआ है ना। तो या फिर हाउ इज राजू रिलेटेड टू दीपक, हाँ, ही इज द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर, माई फादर्स फादर, डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर यानी माई बुआ। तो बेटा एक ऑप्शन हम लोग चेंज कर लेते हैं, अब चेंज कर लेते हैं एक ऑप्शन, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या हो जाएगा डियर, अंकल। तो ऑप्शन में ऊपर नीचे हुआ है, हेर फेर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। गौतम एक कक्षा में 18वें स्थान पर और अंत में उसकी रैंक क्या है। एक कक्षा में वो 18वें स्थान पर है यानी टॉप से 18 है, अंत से उसकी रैंक क्या होगी। अब कैसे पता टॉप से 18 है बेटा, जब आप घर जाके कहोगे मम्मा मम्मा मैं फर्स्ट आया, तो वो ये थोड़ी कहेंगे कहाँ से, ऊपर से या नीचे से। ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट आए हो तो टॉप से ही फर्स्ट आए होगे, नहीं। तो गौतम एक कक्षा में 18वें स्थान पर है यानी टॉप से या शुरुआत से,
तो अंत से उसकी रैंक क्या होगी, कक्षा में 47 विद्यार्थी है, हम आंसर पहले से कर सकते हैं। ठीक है, 47 में से 18 घटाएंगे, अंत से रैंक निकाल लेंगे। भाई 47 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 29 + 1 30, यानी अंत से उसकी रैंक कितनी है, 30 है। पहले स्टेटमेंट से आंसर आया है, याद रखना। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को पकड़ो। जोगन जो कि कक्षा में 10वें स्थान पर है वो 38वें स्थान पर है। आहा, हमें जोगन से क्या ही मतलब, जो एक ही कक्षा में 10वें स्थान पर है। नहीं रुको, जोगन जो एक ही कक्षा में 10वें स्थान पर है और अंत से 38वें स्थान पर है, इससे भी क्या आंसर कर सकते हैं। तो 10 और 38, यानी जो जैगन है, लेफ्ट से और राइट से रैंक जोड़ के एक घटा देंगे तो बच्चा टोटल निकल आएगा, है ना। तो लेफ्ट से कितना है 10, अंत से कितना है 48, -1 कितना हो जाएगा 38 है ना, 38 10 48 में से एक गया 47। बेटा यहाँ पे कुल 47 आ रहा है, यानी यहाँ भी टोटल 47 है। यहाँ भी पता चल रहा है कि अगर टोटल 47 ही है तो यहाँ से भी रैंक गौतम की 30 ही निकल के आएगी अंत से। इसका मतलब आंसर हो जाएगा या तो कि पहला भी पर्याप्त है, दूसरा भी। याद करो हमने कल ही बताया था, जब पहले से भी आंसर निकल के आए और वही आंसर दूसरे से भी आ जाए, जब दोनों से सेम आंसर आ जाए तो या तो का केस लगाते हैं, भले दिया हो दोनों एक साथ पर्याप्त है, नहीं लगाना। ठीक है, अब खुद ही बताओ, यहाँ इसने ये कह दिया ना, जो कि एक ही कक्षा में, अगर ये लाइन ना दी होती, अगर कहता कि जोगन जोगन एक कक्षा में, अगर ऐसे बोलता कि जोगन एक कक्षा में 10वें स्थान पर और अंत में 38वें स्थान, तो जोगन उसी कक्षा की बात कर रहा है। किस कक्षा, जोगन अब किसी और कक्षा में हो सकता था, तो हम आंसर लगाते, केवल पहला पर्याप्त है कि वहां से 37 आंसर आ रहा है, सॉरी 30 निकल के आ रहा है, उसकी रैंक पता चल रही है। लेकिन अब इसने कह दिया जो एक ही कक्षा में, यानी कि गौतम वाली ही कक्षा में, ऊपर से 10 नीचे से 38 है, तो गौतम की कक्षा में है कितने लोग, यहाँ से भी पता चल रहा है कि गौतम की कक्षा में 47 लोग हैं। और अगर 47 है तो फिर इसी 47 में से 18 घटाओगे, वापस से 30 आएगा। तो या तो का केस कल ही बताया था, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ, चलो फिर ध्यान देना, छोटा सा प्रश्न देखा जाए। ए है, बी है, सी है, डी हो जाएगा। डी सब में दिया है तो Z Y X W X Y Z D W अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भाग्य वीरों को सहारा देता है, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, कायरो की उनकी मृत्यु से पहले कई बार मृत्यु होती है। क्या होना चाहिए, एक बार इंग्लिश में देख लो। एक बार इंग्लिश में देख लो, है ना। तो क्या कह रहा है, भाग्य वीरों को सहारा देता है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। कायरो की उनकी मृत्यु से पहले कई बार मृत्यु होती है, काट दो। कायरो की बात नहीं कर रहा है, भाग्य वीरों का सहारा देते हैं, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। गलत, क्यों गलत, ना तो पहला ना तो दूसरा। अब बोलोगे ये कैसे मैम, बात तो सही है, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है ना। अच्छा रुको, जैसे कायरो की इसने बात की नहीं, भाग्य वीरों को सहारा देते हैं, जो वीर होते हैं उनके लिए भाग्य उनको सहारा देते हैं, वो हिम्मत करते हैं। पहला वाला गलत या सही, इस पे रुकेंगे। चलो दूसरा तो गलत हो गया कि कायरो उनकी मृत्यु के पहले कई बार मृत्यु होती है, ये तो गलत हो गया। कायरो से बात ही नहीं की, भाग्य वीरों की बात की है, भाग्य वीरों को सहारा देती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। बोलोगे हाँ मैम सही तो है, अगर आप सफलता चाहते हो तो जोखिम, बेटा जोखिम उठाओगे आपको उसमें सफलता ही मिलेगी, ये कैसे। सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, जो भैया आपको कोई कार्य के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है।
आपको सफलता, वीर क्या करते हैं, वीर जोखिम उठाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सफलता लेनी है तो नहीं इसलिए क्योंकि मुझे सफलता चाहिए तो जोखिम। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको जोखिम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब बड़े काम के लिए आपको रिस्क कहाँ, हर काम में रिस्क थोड़ी लेते हो। आटा लेने जा रहे हैं, रिस्क लगा के जा रहे हैं, ये सफलतापूर्वक आटा लेके हम घर पे आ गए, रिस्क नहीं ले रहे हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे ये। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लें। अरे वाह, होमवर्क का क्वेश्चन भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये छोटा सा होमवर्क आप सभी लोगों के लिए, जो मुझे पता है कि आप लोग जोखिम के साथ सफलता प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रश्न में आप जोखिम उठाइएगा और बताइएगा कि क्या आप इसको सफलतापूर्वक सॉल्व कर पा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है और आप सभी के लिए ये सभी ऑफलाइन सेंटर्स के बैचेस हैं। प्रयागराज में 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जोधपुर में 27 नवंबर से और इंदौर में 2 दिसंबर से। तो आपके सेंटर्स यहाँ पर बता दिए गए हैं कि प्रयागराज में 25 नवंबर से सुबह 11 बजे आपका एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, एसएससी सीजीएल फाउंडेशन का ऑफलाइन बैच। जोधपुर में 27 नवंबर से शुरू होगा जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 7 बजे से, और इंदौर में 2 दिसंबर से शुरू होगा जिसकी टाइमिंग होगी दोपहर 2 बजे से। इंदौर वालों की तो बल्ले बल्ले, जाड़ा आ रहा है, 2 बजे आराम से जाएंगे, है ना। सुबह सुबह जो 7 बजे जाएगा वो सिलेक्शन वही पाता है ज़्यादातर, ये भी याद रखना। तो एड्रेस है मनमोहन पार्क के पास, कटरा, प्रयागराज। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो ये प्रयागराज का नंबर है, और ये जोधपुर का नंबर है, और ये इंदौर का नंबर है। तो आप अगर कोई कुछ जानना चाहते हैं ऑफलाइन बैच से रिलेटेड तो इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चा, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुलाकात करेंगे कल सुबह 10 बजे, आपको क्लासेस मिल जाएगी, वीडियोज़ में जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।